बच्चों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि हम नागमती वियोग खंड, जो कि पद्मावत का तीसरा खंड है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने यह देखा कि राजा रतन सेन के चित्तौड़ से सिंघल द्वीप गमन पर नागमती चित्तौड़ के दुर्ग में उनके वियोग में अत्यंत व्यथित हैं और जो वर्ष के प्रत्येक मास में उसके ऋतु के अनुसार, उसकी प्रकृति के अनुसार किस प्रकार वह विरह का अनुभव किया कर रही हैं, वह इस 12 मासा के माध्यम से जो कवि जायसी हैं उन्होंने यहाँ पर उसका मार्मिक वर्णन किया है। अब पौष का महीना लग गया है, प्रारंभ हो गया है और इस पौष के मास में विरहिणी नागमती की विरह वेदना का चित्रण करते हुए जायसी बताते हैं कि शीत ऋतु में शीतजनित वेदना का वर्णन करते हुए नागमती कह रही हैं, पूस जाई थर थर तन कांपा, सूरज जाई लंका दिसी चांपा, विरहन बाढ़ दारुण भासियो, कपि कपि मरो ले ही हरि जियो। रतन सेन के स्मृति करते हुए, रतन सेन को याद करते हुए नागमती कहती हैं, अब तो पूस का माह लग गया है, इतनी सर्दी पड़ने लगी है कि मेरा जो तन है वो थर थर कांप रहा है। सूरज जाड़ लंका दिसी चांपा। अतिशोक्ति में कवि ने बताया है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सूरज को भी सर्दी लगने लगी है, सूरज भी इस सर्दी से, शीत से घबराकर लंका दिशा की तरफ झांक रहा है, लंका दिशा की तरफ, दक्षिण की तरफ चला गया है। विरह बाण दारुण भ सियो, ये सियो, यह शीतलता, यह सर्दी बहुत ही दारुण दुख दे रही है, बहुत ही दुख प्रदान कर रही है और ऐसी शीत में मेरा विरह और भी बढ़ गया है। कप कपी मारू ले हर जियो, और मैं कांप कांप कर मरी जा रही हूँ। ऐसा लगता है कि यह शीत मेरा प्राणों को हरण कर देगा। पंथ कहाँ लागो उही हियरे, पंथ अपार सूझ नहीं नियरे। वह कंत, वह मेरा पति कहाँ है, यदि वो यहाँ होते तो मुझे हृदय से लगाकर मेरी जो विरह वेदना है वह शांत हो जाती। पंथ अपार सूझ नहीं है, यह जो पंथ है सिंघल द्वीप का, उस तक पहुंचने का वह रास्ता वह बहुत ही दुर्गम एवं अपार है, सूझ नहीं नियरे, वह पास में तो नहीं है, वह बहुत दूर है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। सौर सपेटी आवे जुड़ी, जानहु सेज हिमंचल बूढ़ी। सौर सफेद, यह बर्फ की सफेद चादर देखते ही आवे जूड़ी, जूड़ी ज्वर मुझे चढ़ जाता है, ठंड से जो जूड़ी बुखार आता है उसे यहाँ पे कहा है कि इस ठंड को, इस सर्दी को देखते ही मुझे ज्वर चढ़ जाता है। जानहु सेज ही वंचल बूढ़ी, और ऐसी लगती है जैसे मेरी शैया जो है बर्फ से में डूबी हुई है, मानो ये मेरा सेज जो है बर्फ से डूब रही है। चक्री निसी बिछुरे दिन मिला, हो दिन रात विरह को। चक्री है, रात को अपने प्रिय से बिछुड़ती है, लेकिन दिन में जो है अपने प्रिय से वह मिल जाती है। और लेकिन मैं हूँ दिन रात विरह को गया, लेकिन मैं रात दिन विरह में कोयल की तरह अपने प्रिय को, अपने प्रियतम को जो है बुलाती रहती हूँ, अपने प्रिय से बिछुड़ी हुई मैं व्यथित रहती हूँ।
रैन अकेली साथ नहीं सखी, कैसे जिए बिछोहे पंखी। यह रात अकेली है और मेरे साथ तो मेरी कोई सखी भी नहीं है जिसके साथ मैं रह सकूं, जिसके साथ, और मुझे ये रात जो है अकेले ही काटनी पड़ रही है। कैसे जिए बिछोही पखी। और मैं जो हूँ, जैसे पंछी जो है बिछुड़ जाता है अपने साथी से, ऐसे ही मैं भी अपने पति से, रतन सेन से जो है बिछुड़ गई हूँ। अब मैं उसके बिछोह में कैसे जो है जीऊं, कैसे मैं अपने प्राणों को धारण करूं। विरह सचान भये तन उजाड़ा, जीत खाए ओ मौन छाड़ा। और यह विरह काल सचान जो है बाज पक्षी के समान मेरे लिए बन गया है। इस सर्दियों में, इन जाड़ों में यह विरह जो है मेरे लिए बाज पक्षी की तरह बन गया है। जीत खाए न मुई न छाड़ा। और मुझे जीते जी, जैसे बाज जो है जो पक्षी को जीवित ही खाता है, ऐसे ही यह बाज जो शीत है वह मेरे शरीर रूपी पक्षी को जीवित पकड़ कर खा रहा है, और मरने के बाद भी मुझे नहीं छोड़ा, मुए न छोड़ा। रकत धरा मासु गरा, हाय हाड़ भये सब संग, धनि सारस हुई ररी मुई, पाऊ समेटे पंख। रक्त धरा, देखिए यहाँ पर जो है फारसी का प्रभाव कवि की शैली पर है। विहंग नायिका अपनी दशा का निरूपण करते हुए कह रही हैं कि इस विरह में रक्त धरा, मेरे सारे शरीर का रक्त निचुड़ गया है। मांस गला, मेरा सारा मांस गल गया है। हाड़ भय सब संखा, और मेरी हड्डियां शंख की तरह पोली हो गई हैं, खोखली हो गई हैं। धनी सारस हुई ररी मुई, पाउस आउ समेट ही पंख। यह स्त्री उस सारस पक्षी की भांति अब ररी मुई, चीख चीख कर जो है अपने प्राणों को त्याग रही है। जो ऐसी सारस की जोड़ी के समान, जो अपने साथी से भी जुड़ने के बाद जीवित नहीं रहती। हे धनी, हे प्रिय, तुम आओ और अब आकर इस मरी हुई स्त्री की जो है मिट्टी को समेटना। तो शीत ऋतु में सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, तो कवि ने यहाँ पर सूरज जाई लंका दिशि चौपा में यही कल्पना की है कि सूर्य भी सर्दी से बचने के लिए दक्षिण दिशा में चला गया है। और विरह वर्णन में फारसी प्रभाव परिलक्षित हो रहा है, क्योंकि फारसी पद्धति में रक्त मांस हाड़ का प्रयोग होता है, भारतीय पद्धति में यह प्रयोग नहीं होता। देखिए आगे देखते हैं। लागे माह परे अब पाला, विरह काल भइल जय का जड़ काला। पहल पहल तन रूई झांपे, हहरी हहरी अधिको हिये कांपे। माघ का महीना लग गया है। विरहणी नागमती की विरह वेदना और भी बढ़ गई है। नागमती प्रिय मिलन की आकांक्षा कर रही है, क्योंकि अब उससे इस वियोग को सहा नहीं जा रहा। लागे माघ परे अब पाला, शीत ऋतु है, माघ का महीना लग गया है और अब पाला पड़ने लगा है। विरह काल भारी जड़ काला। और इस शीत ऋतु में मेरे लिए विरह ऐसे हो गया है जैसे काल के तरह हो गया है। पहल पहल तन रूई झांपा, पहले प्रारंभ में अब मैं अपने शरीर को रूई के वस्त्रों से ढकती हूँ। हहरी हही अधिको ही, और वैसे वैसे मेरा शरीर जो है, मेरा हृदय जो है, शीत का अनुभव करते हुए और भी कांपने लगता है। आई सूर होई तपूरे नाहा, तो ही बिनु जाई न छूटे आहा। हे प्रियतम, अब तुम ही मुझे इस शीतलता से, इस सर्दी से मुक्त कर सकते हो। आप
आई सूर्य, सूर्य की तरह तपते हुए आओ, हे नाथ, ते ही बिनु जाड़ न छूटे न हो। तुम्हारे बिना इस शीत से मुझे मुक्ति नहीं मिल सकेगी। तुम यदि सूर्य की तरह तपते हुए आओगे तभी मुझे इस शीतलता से, इस ठंडक से मुक्ति मिल जाएगी। माह के इस महीने में तुम्हारे साथ के बिना शीत से मुक्ति मिलनी संभव नहीं है। ए ही माह उपजे रस मूलू, तू सो भोर मोर जोबन फूलू। नैन चुभई जस मेहबट नीरू, तो ही बिनु अंग लाग सर चीरू। एही मास, इस मास में जो व्यक्ति हैं वो काम का अनुभव करते हैं। मेरा यौवन पुष्प जो है, तुम आओ और मेरे यौवन पुष्प को भौरे की तरह रसपान करो। नैन चूहे, मेरे नेत्र ऐसे चू रहे हैं, मेरे नेत्रों से ऐसे वर्षा हो रही है जैसे कि माह के महीने में महावट हो रही हो, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा हो रही हो, जिससे कि जो सर्दी है वो और भी बढ़ गई है। तो ही बिन अंग लाग सर चीरू, तेरे बिना मेरे जो शरीर के अंगों पर जो गीले वस्त्र हैं, वर्षा से गीले जो वस्त्र हैं, वह बाण के समान काट रहे हैं। टप टप बूंद परहें जस ओला, बिरह पवन कोई मारे जोला। ओले बरस रहे हैं, ठीक इसी तरह से मेरे आंखों से आंसू बरस रहे हैं और विरह का पवन जो है वो मुझे झकझोरे मार रहा है। केहि का सिंगार को पहिरु पटोरा, गो नहार रही होड़ डोरा। और अब मैं किसके लिए श्रृंगार करूं, किसके लिए रेशमी वस्त्र पहनूं, जो है गोही नहार रही होई होरा। और आभूषण धारण करने की मेरी इच्छा भी नहीं रखती, क्योंकि मेरा तो प्रिय जो है परदेश में है और मेरी गर्दन सूख कर कैसी हो गई है, डोरे के समान हो गई है। मैं जो हूँ अपने प्रिय के वियोग में जो कष्टकाय हो रही हूँ, और आभूषण भी मुझे शोभा नहीं दे रहे। तुम बिन कापे धन्य हिया, तन तिनुअर भाडोल, तेहि पर विरह जराई के चहे उड़ावा झोल। हे प्रियतम, तुम्हारे इस वियोग में यह विरहणी स्त्री नागमती का हृदय कांपता रहता है, तिनके के समान कांपता रहता है। तेहि पर विरह जराई के चहे उड़ावा झोल। और उसके बाद भी यह विरह मुझे जलाकर और राख बनाकर उड़ा देना चाहता है। तो संपूर्ण में जो भारतीय स्त्री है उसकी मन स्थिति, अपने प्रिय के बिना उसकी मन स्थिति का बहुत ही मार्मिक वर्णन कवि के द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं। फागुन पवन झकोरा भा, चौगुन सियु जाई नहीं सहा। फागुन का माह आ गया है, होली का त्योहार इस महीने में मनाया जाता है, किंतु नागमती को सारी दुनिया उदासी से भरी हुई लग रही है। वह दिन रात यही आकांक्षा कर रही है कि किसी तरह मेरे प्रिय यहाँ पर आ जाएं और मेरा मिलन मेरे प्रिय से हो जाए। फागुन पवन झकोरा बहा, फागुन में के महीने में हवा के तेज झोंके चलने लगे हैं और चौगुन सियु जाई नहीं सहा। और जो है सर्दी जो है वो चौगुना होकर बढ़ गई है और वो सही नहीं जा रही। तन जस पियर पात भामोरा, मेरा शरीर ऐसे हो गया है पीले पत्ते के समान, पियर पात पीले पत्ते के समान मेरा शरीर हो गया है। और तेहि पर विरह देई झकझोरा, और उस पर यह भी जो है कि विरह जो है मुझे झकझोर के मेरे शरीर को झकझोर रहा है।
तरिगर झरई झरे भन डाका, सारे जो वृक्ष हैं उनके पीले पत्ते जो है जड़ झड़ गए हैं, और जो ढाक के वन हैं वह भी उन उनके ढाक के वन में भी वृक्षों से पत्ते झड़ रहे हैं। भई ओनत फूल खरी शाखा, और सारी शाखाओं पे फूल और फल आ गए हैं। करही वनस्पति भई ओनत, और सारी जो शाखाएं हैं फूलों और फलों के भार से वह नत हो गई हैं, झुक गई हैं। करही वनस्पति ही हिलासु मोह कह भा जगदून उदासी, सारी वनस्पतियां मानो फल और फूल धारण करके उल्लास से भर गई हैं, किंतु मेरे लिए तो मेरा संसार दुगना उदास हो गया है अपने प्रियतम के बिना। फागु करहि सब चांचर जोरी, मोहि तन लाई दीन जस होरी। फागुन में सारे जो मेरी सखियां हैं वह समूह बनाकर नाच रही हैं, फाग खेल रही हैं, और इस तरह वह इस फागुन का त्योहार होली मना रही हैं। मोहि तन लाई दीन जस होरी, और मेरा तो तन ही होली के समान जल रहा है। ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे शरीर में ही होली की ज्वाला जला दी है। भाव यह है कि वह ज्वाल ने मेरे शरीर में होली जला दी है। और लेकिन वह कहती हैं जो मैं पीऊ जरत अस पावा, इस पर भी यदि मैं अपने प्रियतम को इस प्रकार जलते हुए भी मैं पा जाऊं, ऐसी अग्नि में भी मैं इस प्रियतम को पा जाऊं, तो जरत मरत मोहे रोष ना आवे, तो जलकर मरते हुए मुझे बिल्कुल भी आक्रोश या शोभ नहीं होगा। इस विरह अग्नि में जलते हुए यदि मुझे अपने प्रियतम से मेरा मिलन हो जाएगा, तब भी मुझे जलने में कोई शोभ नहीं होगा। रात दिवस जब सब यह जीव मोरे, लगो निहोर कंत अब तुम्हें। रात दिन मेरे प्राणों में एक ही रट लगी है कि हे प्रियतम, मैं किस तरह से तुमसे मिल सकूं, किस तरह से तुम्हारे समीप आ सकूं, किस तरह से तुम्हारा मेरा मिलन हो सके। यह तनु जारो छार के कहू के पवन उड़ा, मकुत ही मार्ग उड़ पड़े कंत धरे जहां। भारतीय जो नारी है अपने एक सात्विक प्रेम को प्रदर्शित करती हुई कह रही है कि मैं इस शरीर को जलाकर छार कर दूं, राख कर दूं, और कहूं के पवन उड़ाए, और पवन से कहूं कि इसको उड़ाकर ले जाए, इस राख को उड़ाकर ले जाए। मकुत ही मार्ग उड़ पड़े, यह और मैं यह भी पवन से कहूंगी कि राख जाकर, संभव है यह राख जाकर उस मार्ग पर जाकर गिर जाए जहां पर मेरे प्रियतम के पैर पड़े हैं या मेरे प्रियतम के चरण रखे हैं। भाव यह है कि मरने के उपरांत भी यदि मेरे शरीर की राख प्रियतम के चरणों के नीचे आ गई तो भी मुझे संतोष प्राप्त हो जाएगा। तो बहुत ही सात्विक प्रेम इन पंक्तियों में दृष्टिगत हो रहा है कि मरने के उपरांत भी नागमती अपने प्रियतम से यथासंभव मिलन का भाव अपने हृदय में समेटे हुए इस विरह को सह रही हैं। बच्चों, आज इसी पद के साथ मैं यहीं अपनी कक्षा समाप्त करती हूँ। अगली जो कक्षा होगी उसमें हम नागमती वियोग खंड के आगे के पद को पढ़ेंगे।